गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के सिलेबस को। और क्लास 10th के सिलेबस में आज हम लोग मैथ को स्टार्ट करेंगे। मैथ को हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ेंगे और जिस भी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे उसका इंक्लूडेड थ्योरी पढ़ेंगे, हम लोग इंटरनल थ्योरी पढ़ेंगे, उसके डिफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे और साथ ही उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, वीवाईक्यू क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एग्जाम में उस चैप्टर का लेवल क्या रहा है विगत वर्षों में, उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंक्लूडेड थ्योरी इसको देखते हैं और जो थ्योरी है इसमें इंटरनल थ्योरी, उसमें कुछ डिफिनेशन वगैरह है उसको समझते हैं। उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला जो हम लोग का चैप्टर है क्लास 10th के मैथ का, उसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में ही जानते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? देखिए बाबू, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है, जिसमें संख्याएं परिमेय के रूप में भी रहती हैं और अपरिमेय के रूप में भी रहती हैं। दोनों के संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये परिमेय संख्या क्या होता है? जिस भी संख्या को बटे के रूप में अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जिस भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और जिसे नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और अगर पूछेगा सवाल कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो एक। पूर्ण संख्या वैसे ही गिनती की संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। स्टार्टिंग में इसमें जीरो रखा जाता है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हो जाएगा। इसके अलावा पूर्णांक संख्या, तो पूर्ण संख्या में जो है ऋणात्मक कुछ संख्याएं शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का परिवार बन जाता है, जिसमें कुछ संख्याएं जो है ऋणात्मक रूप में शामिल हो जाती है। तो अगला हम लोगों का है सम संख्या। दो से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। और सम संख्या का सबसे छोटा अगर सम संख्या पूछेगा तो दो। वैसे ही विषम संख्या के बारे में, दो से विभाज्य नहीं होने वाली संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें जानना है अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या बाबू उस संख्या को कहा जाता है जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसा वो ऐसी संख्या जो केवल एक से डिवाइड होगा, नहीं तो स्वयं खुद से कटेगा, वो डिवाइड होगा, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या का बात पूछेगा, सबसे छोटी अगर प्रश्न, तो दो हो जाएगा। इसके अलावा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये ऐसी संख्या है जो केवल एक से नहीं तो केवल स्वयं से विभाजित होंगी। ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा भाज्य संख्या के बारे में दिया है, वैसी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। तो इस सवाल ये पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और दोनों का गुणनफल पूछेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और केवल ये पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4। कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंट जो है, इस जो हम लोग डिफिनेशन पढ़े अभी, इस डिफिनेशन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को याद रखना है एग्जाम के पर्पज से, एमसीक्यू के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को याद रखना है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 11, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 1 से 50 के बीच में अगर अभाज्य संख्या पूछेगा तो 15 होती है, यानी वैसी संख्या है जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित हो। ऐसी संख्या 1 से 50 के बीच में 15 की संख्या होती है इनकी। और 1 से 100 के बीच में अगर देखा जाता है तो 25 अभाज्य संख्या होती है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसमें इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पहला प्रश्न है हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का, यानी चैप्टर 1 में जो 1.1 एक्सरसाइज है उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो एक माध्यम से बनाना है, जिस माध्यम को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a = bq + r, जहां a जो प्रदर्शित करता है वो भाज्य को प्रदर्शित करता है और b प्रदर्शित करता है भाजक को, जो q प्रदर्शित करता है वो भागफल को, प्लस में जो r होता है वो शेषफल को प्रदर्शित करता है। इस सब चीजों को हम लोगों को जानना पड़ेगा, बेसिक चीज है। इसके अलावा इसका एक और हम लोग इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं px = gx × qx + rx, ये भी होता है, ठीक है। ये हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है। अब अगर हमें किसी भी डिवाइड को देने के बाद, यानी किसी भी तरह का भाग या विभाज्य करने के बाद हमको ये पता करना हो कौन a का मान होता है, कौन b का, कौन q का मान होता है, कौन r का मान होता है, तो हम लोग जब भी डिवाइड करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं, जिस भी संख्या में हमें भाग देते हैं या जिस भी संख्या में भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उस संख्या को हम लोग भाज्य बोलते हैं।
यानी ए कहा जाता है, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है, और जिससे गुणा होता है उसे हम लोग भागफल बोलते हैं। जो नीचे बचता है भाग हम लोग का उसे हम लोग शेषफल कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहा जाता है। ये बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से इसका मान निकालना है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे इस पे जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से हम लोग बना सकते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले जो है किसी भी चैप्टर को बाबू पढ़ने से पहले सबसे बेसिक पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि बेसिक जिसका स्ट्रांग है तो उसको दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमको बेसिक पता है, इसका तरीका हमको पता चल जाता है, तो फिर हमको केवल एक दो क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे ना तो इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो बन जाएंगे। और आप बनाएंगे भी, हम इसमें आपको कुछ मॉडल क्वेश्चन देंगे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उसको आप खुद से प्रैक्टिस आपको करना है। तो पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, और एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे तो छोटी संख्या में जो बड़ी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। 135 एकम 135, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो ये यहाँ पे 90 प्राप्त होगा, और फिर यहाँ पे 135 तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 90 एकम 90, और फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो 45 प्राप्त होगा। यहाँ 90 हो जाएगा, 45 दूनी 90। ये बेसिक चीज है जो आप छोटे में पढ़े होंगे, महत्तम समवर्तक जिसे बोला जाता है। एचसीएफ का जो पूरा नाम होता है अंग्रेजी में उसे हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं मसा, और जो मसा होता है उसका जो पूरा नाम होता है उसे महत्तम समवर्तक कहा जाता है, महत्तम समवर्तक कहा जाता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करने को बोले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले, मसा बोले या महत्तम समवर्तक बोले, सबका एक ही प्रोसेस है बनाने का। अब ये जो निकल गया वैल्यू हमारा एचसीएफ निकला है, इस एचसीएफ को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ज्ञात करने से पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो ए होता है वो बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना ए इक्वल टू 225, बी इक्वल टू 135। यहाँ हम लोग जिस माध्यम से इसको ज्ञात करना है उस माध्यम को लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फॉर्मूला होता है बाबू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए उसको प्रदर्शित करता है जिसमें भाग दिया जाता है, अभी आपको समझाए थे, जिसमें भाग दिया जाता है वो ए होता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको बी बोलते हैं, जिससे गुणा होता है उसे क्यू बोलते हैं, और जो नीचे आर बचता है जो शेषफल उसे हम लोग आर कहते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस होता है बनाने का। तो इसमें जब हम लोग इसको देखेंगे, इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है, तो ए का मान हो जाएगा यहाँ 225, बी का मान हो जाएगा 135, और गुणा हो रहा है 1 से, तो क्यू और शेषफल आर यहाँ बचा है 90। दूसरे स्टेप में आएंगे तो फिर ए का मान हो जाएगा 135, क्यू का मान 90, बी का मान 90 हो जाएगा, क्यू का मान 1 हो जाएगा, और शेषफल आर का मान जो है वो 45 हो जाएगा। तीसरे स्टेप में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए का मान 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2, और शेषफल आर का मान 0। जहां शेषफल आर का मान 0 निकल जाएगा वहीं डिवाइड हो जाएगा, और जो अंतिम भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अंतिम भाजक इक्वल टू 45, इसलिए एचसीएफ या मसा इक्वल टू 45। या हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं शेषफल आर बराबर 0, जहाँ शेषफल आर का मान 0 निकल जाता है, जिसका अंतिम भाजक होता है सबसे लास्ट में जिस संख्या से डिवाइड होता है वही उसका एचसीएफ होता है, ठीक है। बाकी इसमें दो प्रश्न और हैं जो आपको खुद ट्राई करना है। एक जो प्रश्न है इसका वो है 255 और 867, और एक और प्रश्न है इसमें 196 और 38 और 220। ऐसे ही आपको पहले एचसीएफ निकालना है, ठीक है। उसके बाद से उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में इनका लेवल क्या रहा है, लगातार एग्जाम में पूछा है इस चैप्टर से क्वेश्चन। बीच में कुछ क्वेश्चन जो है हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, आप क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा या मॉडल पेपर तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। 2017 में सवाल पूछा है 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से इसका मान ज्ञात करना है। वैसे ही 870, 225, 570, 1425 ये 2019 में पूछा है। 9 से 63 और 6 से 57 2019 में पूछा है। 272 और
1032 ये 2020 में पूछा है। जब रिपीट हुआ है क्वेश्चन तो वो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में दिया है, मतलब 2019 और 2019 में यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थात इसका मतलब है फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में पूछा होगा। वैसे ही 148 और 185 2024 के एग्जाम में पूछा है, 252 और 594 ये भी 2024 के एग्जाम में पूछा है। और इसी वर्ष जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आया 504 और 1188 2025 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा है। इसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि लगभग 2 नंबर का सवाल सब्जेक्टिव में यहाँ से आ सकता है और आया भी है। जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है उस चैप्टर से, और जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, उस थ्योरी से क्वेश्चन बना के उसके बाद जो विगत वर्षों में जो सवाल पूछा है उसको हमको ट्राई करना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ डाउट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर इसका जो अगला क्वेश्चन है उसके साथ आएंगे। और आप लोगों को क्या करना है कि जो भी इससे रिलेटेड हम पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएं उसको खुद से ट्राई करना है। मैथ चूंकि क्या है, रिवीजन का चीज है, जब तक आप इसे प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक ये नहीं होगा, बार बार बनाना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस आप बेहतर कर सकते हैं वो आपके लिए एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस देगा। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, और जो भी अगर दिक्कत होता है तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।